अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इक़्तिदार से बेदखली के बाद चौथे और आखिरी जलसे से आज खिताब करने जा रहे हैं। कप्तान के सामने इस वक्त दो सवालात हैं। हमायत में उठने वाली अवामी लहर को तहरीक की शक्ल दे पाएंगे? क्या रमजान के बाद गर्मी की शिद्दत और बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में अवाम की ये लहर बरकरार रह पाएगी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए अवाम तक रसाई के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान अवामी इज्तिमात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बराह रास्त अवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो अवाम को मुनज़्ज़म करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हुए अपने वोट बैंक की तैयारी और जल्द इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। आज लाहौर में जलसे से खिताब से कबल इमरान खान ने 1 घंटा ट्विटर स्पेस में पार्टी कारकुनान से गुज़श्ता रात गुफ्तगू की है। इमरान खान की इस ट्विटर स्पेस में एक वक्त में 1,64,000 यानी बैक वक्त 1,64,000 औसतन अफराद ने PTI चेयरमैन को सुना है। इमरान खान ने दौरान गुफ्तगू वही पुराने राग छेड़े, अपने सियासी करियर, हुकूमती चैलेंजेस और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर सवालात के जवाबात दिए। लोग आते और जाते रहे। 1 घंटे के सेशन के दौरान मजमूई तौर पर 4 लाख से ज्यादा अफराद ने इस स्पेस को ज्वाइन किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आवाम तक रसाई के लिए तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता शब ट्विटर स्पेस में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने कारकुनान को हिदायत की फौज के खिलाफ बात ना करें। फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी कारकुनान को फौज के खिलाफ बयानबाजी से ऐन उस वक्त रोका है जब सोशल मीडिया पर इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जब पार्टी की जानिब से मुसलसल इदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश हो रही है। ये गुफ्तगू पार्टी तर्जुमान के उस दावे के बाद की गई जिसमें उन्होंने हुकूमत गिराने के लिए मुख्तदिर हलकों को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही इदारों के किरदार पर भी सवालात उठाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त में हुकूमत गिराने का इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर धर रहे हैं जब तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराई गई कि फौज और हुकूमत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमत और इदारे सेम पेज पर हैं, उन्हें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। हाइब्रिड रजीम की बातें भी होती रही। प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई ना फौज में, हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने सबसे अच्छी बात एस्टेब्लिशमेंट की ये है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ है और मुंतखब हुकूमत ने पिछली दफा 5-5 साल लगाए हैं, कोर्ट के फैसले से वो गए हैं और ये हुकूमत भी इंशाल्लाह 5 साल पूरा करेगी। अंदर से इनको जो इनके पेट में दर्द है, मैं अब इतना लाइव TV चैनल पे नहीं बता सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जानबूझकर अदलिया और इदारों को बदनाम किया जा रहा है। पार्टी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान का अमरीका मुखालिफ बयानिया मकबूलियत खो रहा है, जिसके बाद इदारों को बदनाम करके मकबूल बयानिया देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी नज़र में फौज और अदलिया को निशाना बनाना निस्बतन आसान हदफ है। इमरान खान पार्टी कारकुनान को फौज के खिलाफ बात करने से तो रोक रहे हैं, तो क्या उन्हें अदलिया के खिलाफ बात करने की खुली आज़ादी है? अगर इमरान खान इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का इल्ज़ाम फिर इदारों पर बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट पर क्यों लगा रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के मामले पर अपना जो है उससे पहलू तही क्यों कर रहे हैं? इमरान खान और PTI क़यादत अब हुकूमत गिराने में इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर रही है, जबकि माजी में इमरान खान का दावा था कि फौज के साथ उनके ताल्लुकात मिसाली हैं, बेहतर हैं, चोर नहीं हैं। वो फौज के सिविल हुकूमत पर दबाव की वजूहात भी बताते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर स्पेस में गुफ्तगू के दौरान दावा किया कि अब की बार वो पूरी ताकत के साथ आएंगे, क्योंकि उन्हें अब तजर्बा हासिल हो गया है। पहले तजर्बा नहीं था, अब उन्हें तजर्बा है कि हुकूमत कैसे चलानी। बड़ी कॉम्प्रोमाइज करके और मुश्किल वक्त से ये गवर्नमेंट चली है, तो ये जो अगली बारी होगी, मैं पहले तो अपनी आवाम को इस चीज पे तैयार करूंगा कि अगर आपने लेके आना है मेजॉरिटी से क्लियर मेजॉरिटी, ताकि हम ब्लैकमेल ना, ताकि हम ताकतवर गवर्नमेंट, ताकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी नाकामी का एतराफ पहली बार नहीं किया, बल्कि इक़्तिदार से कबल और इक़्तिदार के बाद उनके अंदाज बदले दिखाई दिए हैं। इक़्तिदार से कबल कौम को बताया कि उनके पास 200 काबिल अफराद की टीम है। इसी तरह उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि वो करप्शन 90 दिन में खत्म करेंगे। इस हवाले से वो किस तरह फुल पोटेंशियल की बात करते थे इक़्तिदार में आने से पहले, वो भी आपके सामने रखते हैं। बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। 200 पाकिस्तानियों को जो हमने बड़े बड़े ओहदों पे बिठाना है, उनकी लिस्टें हम बना रहे हैं इस वक्त। सिर्फ 200 लोग चाहिए और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होकर दिखाएंगे।
जब इमरान खान वजारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान हुए तो कौम को उनके 200 पाकिस्तानियों की टीम नहीं मिली। ताहम पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ की टीम के अफराद वफाकी काबीना में लाए गए। पौने 3 बरस तक वजारतों की म्यूजिकल चेयर जारी रही। कौम को बताया गया कि हमें 2 साल तक तो किसी चीज की खबर नहीं थी, वो सीख रहे थे। यहां तक कि 2013 में इक़्तिदार ना मिलने पर भी इजहार तशक्कुर किया। साथ ही कौम को बयानिया दिया कि इक़्तिदार पाले नहीं बल्कि 10 बरस के लिए मिलना चाहिए। जो पहली इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है, हर एरिया में हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। अब एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने पुराने बयानिए पर खड़े हो चुके हैं। वो मुख्तलिफ हलकों पर खुलकर वार कर रहे हैं, वो अपनी नाकामियों का एतराफ भी कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या कप्तान का बयानिया अब भी मकबूल हो सकता है? क्या इदारों पर अटैक करके ही उन्हें मकबूलियत हासिल होगी? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इदारों से खराबी ताल्लुकात हुकूमत छिन जाने की वजह बताई जा रही है, तो क्या जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या आलमी साजिश है ये उस बयानिए से हटने की कोशिश है? मेरा ख्याल है दोनों चीजें हैं। इनका जो आलमी साजिश का बयानिया है वो भी चल रहा है और साथ ही साथ जो दूसरे हकायक है वो भी अब सामने ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों में हकीकत है। देखिए सुहेल बड़ाई साहब, हुकूमत में तो ये बताया जाता था कि हम सेम पेज पे हैं, ये हाइब्रिड रिजीम है, हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं, वो सर जो वो चाहते हैं कि हाथ उनके सर पर आ जाए वो हमारे सर पर है। तो यकायक क्या हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के मिसाली ताल्लुकात में दरार आ गई? देखिए सुनने में तो आ रहा था ना कि जो DGIS के मामले पर जो इख्तिलाफ हुआ था वो और बाकी गवर्नेंस के ऊपर इशू थे। चीफ मिनिस्टर, हमें इल्म है, सारे मुल्क को इल्म है कि वो कहते थे कि आपके चीफ मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर रहे, ना KP का ना पंजाब का, तो आप उन्हें बदले। इमरान खान उन्हें बदलने को तैयार नहीं थे। और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, बातें खुलेंगी तो सामने नजर आएगा। तो मैं सुहेल बड़ाई साहब ये समझा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी जलसों में इदारों के ऊपर जो इल्जामात लगा रही है, इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, ये स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितना है? मेरा ख्याल है इससे नहीं होगा, इससे तो दूरी पैदा होगी। इससे सक्सेसफुल बजाय इसके कि अदारे दबाव में आए, अदारे दूर चले जाएंगे और फैसले फिर इनके खिलाफ, अदलिया के खिलाफ आएंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी चलती नहीं होती। ये स्ट्रेटजी जिसने भी अपनाई वो दूर हो गया, फिर वो हुकूमत से अल्टीमेटली दूर हो जाता है, इक़्तिदार से दूर हो जाता है। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब ये स्ट्रैटेजी नून लीग के हाथ तो खासी कारगर साबित हुई। मुझे याद है मरियम नवाज साहिबा, आपको भी याद होगा स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ामत होगी तो मफामत होगी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है वो टिल्ट तब्दील हुआ। तो इस सूरत पे भी क्या ये कोशिश की जा रही है कि मज़ामत करके मफामत की तरफ आया जाए? जी जाहिर है ये भी कोशिश होती है, लेकिन देखिए जिसको निकाला जाता है उसको फौरन फिर इक़्तिदार नहीं दिया जाता ना। जिस तरह नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार नहीं मिला था, इक़्तिदार से निकाल के अगला इलेक्शन तो फिर PTI जीती ना। तो ये भी देखें कि अब फौरन नहीं मिल सकता उन्हें इक़्तिदार। अल्टीमेटली कभी फिर एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, फिर कभी मामलात उनके ठीक हो जाए तो फिर मुमकिन है। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उनके और जिस स्ट्रैटेजी पर वो गामजन है वो इस सुलहजोई की तरफ आएंगे? जी अब ये सही आप फरमा रहे हैं, अभी फौरन तो मुमकिन नजर नहीं आता। और इतलात ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दिया गया और वो पैगाम लेकर सदर ममलिकत के पास गए और सदर ममलिकत ने जो है उस पर भी कोई मस्बत जवाब नहीं दिया है, उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। जी देखें अभी उसका अंदाजा सही नहीं पता कि क्या पैगाम था, क्या हुआ, इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन जाहिर है सदर ममलिकत को या तो चलना पड़ेगा या फिर ये सिस्टम जो है, या फिर उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट करने। इम्पीचमेंट के लिए मेरा ख्याल बंदे पूरे नहीं है, कम है बंदे। जी सुहेल बड़ाई साहब देखिए इस वक्त क्राउड तो पुल कर रहे हैं इमरान खान साहब। आज लाहौर के अंदर भी जलसा है,
तो गुज़श्ता रोज़ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर भी खासी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया। मतलब इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर भी उनका ये जो बयानिया है मकबूलियत पा रहा है, पब्लिकली भी खासी तादाद में लोग उनके साथ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो मुक़्तदिर हल्के हों, उनके लिए भी रेजिस्ट करना आसान होगा, या आपको लगता है कि अल्टीमेटली बात तो करनी पड़ेगी? फिर क्राउड तो पुल कर लेते हैं आप, मजमे भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि इनको फिर सीटों में ट्रांसलेट करना इलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टेबल जो है वो देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, वो देखते हैं अदलिया कहाँ खड़ी है, वो देखते हैं रियासती अदारे कहाँ खड़े हैं, वो उस पर फैसला करते हैं। तो इसलिए इमरान साहब के लिए जहाँ ये इस वक्त बड़ा उनको रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है, आगे इलेक्शन में उनके लिए मुश्किलात भी हो। तो सुहेल साहब देखिए, आपने तो देखा कि ये हालिया चंद सालों के अंदर क्या हुआ, नून लीग के जलसे हों, पार्टी कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हों, और फिर अब जो कुछ हो रहा है, खुलेआम जो इदारों के ऊपर तनकीद हो रही है, इससे इदारों की साख किस हद तक मुतासर हुई है? पब्लिकली इमेज कितना डैमेज हुआ है? इदारे भी पाकिस्तान के हैं, उनको वक्ती तौर पर ये होता है कि जब क्रिटिसिज्म होती है तो उनको उनकी साख को नुकसान पहुंचता है, वो कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की भी, और उससे निकलने की कोशिश भी करते हैं। तो ये चलता रहता है, कभी बैलेंस जो है बैलेंस आउट हो जाते हैं, कभी बैलेंस पे आ जाते हैं, कभी उनकी तौकीर बढ़ जाती है अदारों की जब कोई अच्छा फैसला करते हैं, कभी फिर तौकीर जो है वो कम हो जाती है। आप इसी तरह अदलिया है कि जब कोई फैसला ऐसा आता है हर तरफ वाह भी हो जाती है, कंट्रोवर्शियल हो तो एक पार्टी को एतराज हो जाता है। इसी तरह अदारे हैं तो उनकी तौकीर में कभी इजाफा हो गया, कभी कमी हो गई, लेकिन वो जाहिर है कोशिश तो करते हैं कि बैलेंस कायम रहे। तो सब लास्टली ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुतालबा इमरान खान साहब का फौरी तौर पर इंतखाबात का है, और दूसरी तरफ ये जो कसीरुल जमाती इत्तेहाद है, अलायंस गवर्नमेंट है इस वक्त, ऑब्वियसली इसमें भी कुछ जमातें ये चाहती हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शंस हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ भी चाहें कि 1-1.5 साल तक इस टेन्योर को मुकम्मल किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या फौरी तौर पर इलेक्शंस कराने का जो मुतालबा है इमरान खान साहब का, वो इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, वो बड़ा मुश्किल है असम्बलियों को चलाना बगैर अपोजिशन के। अब जब पीटीआई जो है वो इस्तीफे दे चुकी है तो 6 महीने 8 महीने चला लें तो ये भी बड़ी हिम्मत है, वरना बड़ा मुश्किल है। 3 महीने बाद सीटें जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन हो नहीं सकते इतनी जगहों पर, असम्बलियां चल नहीं सकती, तो बहरान ही बहरान है। कोशिश होगी कि जितनी जल्दी जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन 6-8 महीने बहुत है, इससे ज्यादा हुकूमत का चलना। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, डिस्पाइट द फैक्ट कि DGISPR तर्जुमान पाक फौज कैटेगोरिकली बारहा ये कह चुके हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटा जाए, लेकिन इसके बावजूद बड़ा आसान हदफ दिखाई दे रहे हैं इदारे इस वक्त। ये बदकिस्मती है कि जो भी जमातें आप देख लीजिए, नून लीग के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जिस तरीके से ओपनली शुरू किया, और फिर नून लीग के जो मुख्तलिफ लीडरशिप मुख्तलिफ औकात में जो बातें करती रही है, उसके बाद आज जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, एक तो शुक्र है कि इमरान खान साहब ने रात को बड़ा खुला और बड़ा वाज़े ये पैगाम दिया है कि आपने फ़ौज पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान ही पाकिस्तान की ज़मानत है अल्लाह ताला के फजल करम के बाद, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान एक मुत्तहिद है। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी ये अपील, उनके जो मद्दा है, उनको भाई भी होगी, काम भी करेगी। लेकिन देखिए, नहीं, लेकिन जय साहब, आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद? क्योंकि जो कुछ हो गया, जितने ट्रेंड्स बनाए गए सोशल मीडिया के ऊपर, जो जिस तरह की कैंपेनिंग हुई, डू यू थिंक कि ये डैमेज कंट्रोल होगा? देखिए, सब पीटीआई नहीं थी, इसमें नून लीग के शहसवार भी शामिल थे, और बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान के कुछ खैरखा हैं बाहर बैठे हुए, वो भी शामिल थे। देखिए, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो अगर खुदा न खास्ता कमजोर पड़ जाएं तो पाकिस्तान को वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। वाज पाकिस्तान है, आपकी सियासत तो होती रहती है, आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, लेकिन एक बैक एंड आपकी जो फौज है वो जिस तरीके से खड़ी है, और जो फौज और अवाम के दरमियान जो एक रिश्ता है इतना मजबूत है, वो जो एक ताकत फराहम करता है अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं समझता हूँ
उसको कमजोर करना एक साजिश है, और साजिश तो नहीं, खैर उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, और उसमें हमारे लोग भी अलाकार बनते हैं। वो एक मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों ने हमें जो सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं, या कह लीजिए उन्होंने जो बाकायदा टीमें बनाई हुई है, उनको हदायत भी मिलती हैं, और उनको अगर रोक लिया जाए तो बहुत जैसा गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने, जो बड़े फ्रंट लाइनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक टीवी चैनल में एक शो में कह दिया उन्होंने कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो खराबी ताल्लुकात है वो हुकूमत छिन जाने का बाइस है। और जब पूछा गया कि ये कब से ख़राब हो रहे थे, उन्होंने कहा कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो यानी बताया गया कि बहुत अरसे से खराबी तो शुरू हो गई थी। पॉसिबल है। देखिए, मैं चूंकि हुकूमत में नहीं बैठा हुआ, ना ही मैं इस्लामाबाद में हूँ, ना ही मैंने कभी फौज पाकिस्तान से बात की है, लेकिन अंदाजा मेरा भी यही है कि कुछ वक्त से हालात में आहिस्ता आहिस्ता वो गर्मजोशी नहीं रही थी जो पहले थी, और अल्टीमेटली आप ये देख रहे हैं जो हुआ है सामने। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी कमाल महारत से जो बात की है वो समझने की है कि ये जो पीडीएम है ये खुद इतना एनसीएम वाला बोझ उठा के चल नहीं सकती थी, और ये जो कह रहे थे वोट की इज्जत दो, ये शायद उन्हीं लोगों का सहारा लेकर ये दोबारा इख्तियार में आए हैं। तो बात सिर्फ इतनी मामूली नहीं थी जो फवाद चौधरी साहब ने की थी। मेरा ख्याल है इस पे भी हमें गौर करने की जरूरत है। जी, लेकिन हमारी जमातों को ये भी समझने की जरूरत है। जी, लेकिन इन आइदर वे जरा सब अटैक तो फिर इदारे पर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पीडीएम को भी फायदा हो गया कि उनको हुकूमत मिल गई, पीटीआई को फायदा हो गया कि उनकी अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अगर कोई नुकसान उठा रहा है तो वो इदारे उठा रहे हैं, वो फौज हो या अदलिया। जी, आप जी कुछ भी ना हो तो नुकसान तो हमारे इदारों का हो रहा है। जिस तरीके से इदारों पे हमले हो रहे हैं, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, और जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से इदारों के सरबराहान के बारे में ये सब बातें हो रही हैं, ये बहुत तकलीफदेह अमल है। देखिए, इदारे हमारे हैं, पाकिस्तान के हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है, मुझे पसंद हो या ना पसंद हो। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा निज़ाम अदल तकरीबन 150-200 साल पुराना है, आज के हालात से मुताबिकत रखता ही नहीं है, और हमारे जो कवानीन हमने बनाए हुए हैं वो इन्हीं लोगों के बने हुए हैं। उन कवानीन में इतनी ढील है कि जो कमजोर आदमी तो खैर फंस जाता है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं और उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के वो लकुनस ढूंढ के बाहर निकल आते हैं। इसी तरीके से आप देखिए ना, एक इंतहाई मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है। स्पीकर सिंध असम्बली जो नैब के ज़ेर हिरासत हैं, उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया हुआ है। वो वहां से ना सिर्फ सिंध असम्बली की सदारत कर रहे हैं, बल्कि वो गवर्नर भी बन के बैठ गए हैं। तो ये इससे ज्यादा मज़ाक़खेज़ी क्या हो सकती है कि हमारे कवानीन की, हमारे आइन की, और आइन के बारे में तो मैं समझता हूँ कि इट हैज़ मोर होल्स देन द स्विस चीज। तो उसके बावजूद देखिए, ये सब हमारा है, आइन भी मेरा है, इदारे भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है। इन्हीं इदारों से मैंने इंसाफ लेने जाना है जब तक कोई नई चीज, बेहतर चीज नहीं आ सकती। और अगर हम इन्हीं को इस तरह बेतौकीर कर देंगे तो फिर अनारकी को ज्यादा दूर नहीं है। जब आपके मुल्क के इदारे काम करना छोड़ देते हैं, या लोगों में एक परसेप्शन बन जाती है कि आपकी हुकूमत या आपकी अदलिया या आपके फौज वो उनका मॉरल अथॉरिटी नहीं रही। देखिए, अदलिया का भी हो, चाहे फौज पाकिस्तान का हो, या कोई भी इदारे हो, वो बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ है मॉरल अथॉरिटी, बैक्ड बाय जो लॉज जो बने हुए हैं उनके। अगर इन्हीं को हमने बेतौकीर कर दिया, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम जो क्रॉस द बोर्ड हम तब सब इसमें शामिल हैं। तो जैसा फौज में एज एन इंस्टीट्यूशन इस वक्त फौज के अंदर, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की, वो कुछ मुलाकातें कर रहे हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन। पहले DGISPR ने कहा कि रैंक एंड फाइल के अंदर जो है वो एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन क्या ये जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है एक दीवार, वो है कि आर्मी चीफ को मुलाकातें करनी पड़ रही है लोगों से और बताना पड़ रहा है, इस पर कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ रहा है? देखिए, आर्मी का एक बहुत मजबूत और मजबूत फीडबैक सिस्टम है, जिससे चीफ आर्मी स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे इतलात मिलती रहती हैं कि उनके जो रैंक एंड फाइल है वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं, जिनकी वजह से वो परेशान है। तो उनको बातें पहुंचती रहती हैं इन चीज को, क्योंकि एक बाकायदा सिस्टम है इसका, और बड़ा जरूरी है इसका। क्योंकि रैंक एंड फाइल का अपनी लीडरशिप पे अंधा भरोसा होना बहुत लाजमी है। क्योंकि फौजें सिर्फ हुक्मों पर नहीं लड़ती। मेरा हुक्म इसलिए नहीं मानेंगे कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ या मेजर जनरल हूँ या कप्तान हूँ, वो मेरा हुक्म अपनी मानेंगे, अपनी तन की बाजी लगा देंगे इसलिए कि मेरी वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं एज ए लीडर अपना। और बहुत बड़ा ये एक जो एजुकेशन है हमारे फौज में अफसरों की, इसका बहुत बड़ा हिस्सा लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ आर्मी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं,
क्योंकि वो भी महादूब के मट्टी तो नहीं है। 7 लाख जो फौज बैठी हुई है, उनके बहन भाई भी हैं, सबसे मिलते मिलाते भी हैं। अगर आज सर्वे करें, मेरा ख्याल है हर तीसरा चौथा शख्स अफवाज पाकिस्तान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है। उनको भी ये एहसास जज्बात में भी पहुंचते होंगे, उनको भी दुख तो होता होगा कि हमें क्यों ये खाम हमारे पीछे पड़े हैं। जैसे सब लास्टली देखिए, माजी में भी फौज के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। अभी मुतालबा ये कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए। लास्टली ये फरमाइएगा कि आपको लगता है ये दबाव बढ़ाकर इस मुतालबे को मंजूर कराया जा सकता है इस वक्त? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है, आप दबाव की छोड़ दीजिए, आपके मुल्क को बेहतर समझ लेके चलना, जिसकी पोलराइजेशन हो चुकी है, जितना आपस में तकसीम हो चुके हैं हम लोग, और कोई रास्ता है? मैं समझता हूँ कि इंतखाबात जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है, वरना ये बिटरनेस जो है ये बढ़ती जा रही है, ये दिन और बढ़ेगी अंदर। इस बिटरनेस का किसी को फायदा नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है इस चीज में। हमें अपनी सियासी जिद्दें या अपने अनाक के इससे बढ़ के और बड़ा होकर सोचना पड़ेगा, और ये क्रॉस द बोर्ड तमाम लीडरशिप के लिए है, चाहे वो PDM की है, चाहे वो PTI की है। इंतखाबात ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको एक नया मैंडेट के जरिए नई हुकूमत आएगी और उसको आप चलने की कोशिश, उसको चलने देंगे तो इंशाल्लाह काम बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मीडिया डिफेंस एनालिस्ट है। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारे मसाइल खड़े हुए हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन गए हैं IMF से मुज़ाकरात के लिए। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल आलमी मालियाती इदारे IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन की जानिब में सफ़र है, मगर वो इससे कबल चंद लम्हात के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात को रुके हैं। मिफ्ता इस्माइल IMF से जुलाई 2019 में मंजूर किए जाने वाले $6 बिलियन के रेस्क्यू पैकेज के 7वें जायजे के लिए बातचीत करेंगे। अगर पाकिस्तान की जायजा रिपोर्ट मंजूर हो जाती है तो पाकिस्तान को कर्जे की $900 मिलियन की किस्त मिलेगी और साथ दीगर बैरूनी फंडिंग के दरवाजे भी खुल जाएंगे। जो फंडिंग एजेंसीज हैं यकीनन वो भी उनके लिए भी राहें आसान हो जाएंगी। पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है, गैर मुल्की ज़खायर $10.8 अरब तक गिर चुके हैं और एक्सचेंज रिजर्व्स का ये आलम है, लिहाजा पाकिस्तान को फौरी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है। IMF की शराइत, IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्जे की वसूली के लिए सख्त शराइत पर अमल दरामद करना है। IMF से पाकिस्तान को बकाया $3 बिलियन लेने के लिए जो की गई है। सबसे पहले साबिका दौरे हुकूमत में दी जाने वाली सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, गर्दिशी कर्जे कम करके ईंधन की सब्सिडी को वापस लेना होगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम को खत्म किया जाएगा, बिजली के निर्खों में इजाफा, नए टैक्सेस का निफाज और मालियाती बचत को यकीनी बनाना है। साथ ही इमरान खान की हुकूमत की जानिब से दिए गए रिलीफ पैकेज के खात्मे का मुतालबा भी किया जा रहा है। हुकूमत तो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरे, जबकि ऑपोजिशन का दावा है कि मुल्क की मईशत तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक मुल्क में सियासी गैर यकीनियत का खात्मा नहीं हो जाता। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, $1 बिलियन की जो ट्रांच है IMF की, वो सिक्योर करना इस वक्त हुकूमत का पहला हदफ है। कितना चैलेंजिंग है? क्या हुकूमत जो बड़ी होपफुल लग रही है कि IMF के साथ जो है वो 7वां जायजा ना सिर्फ मंजूर हो जाएगा बल्कि $1 बिलियन रिलीज भी हो जाएंगे, आपको किसके कितने चांसेस दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF ने, आपको याद होगा जब पिछली हुकूमत उनके साथ बातचीत कर रही थी 7वें रिव्यू के बारे में, तो उन्होंने बड़े सख्त शराइत रखे थे। कुछ ऐसे शराइत थे जो हमने 6ठे रिव्यू में उनके साथ अग्रीमेंट कर लिया था। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पिछले थे उनका रिलीफ पैकेज, फिर एमनेस्टी जो हमने ये इंडस्ट्री को दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और फिर बिजली की कीमत जो है वो कुछ कम की है। ये सब शराइत मौजूद हैं और सख्त नेगोशिएशंस के इम्कानात हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा है। तो लिहाजा इस वक्त ये कहना कि ये बातचीत वाशिंगटन में मुकम्मल हो जाएगी, ये बहुत प्रीमेच्योर है। डॉक्टर साहब देखिए, जो शराइत है मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़श्ता रोज़ के प्रेसर में भी बताई कि फौरी तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडीज़ दी गई हैं उसको ख़त्म किया जाए, लेवी को बढ़ाने का मुतालबा है, GST जो ख़त्म कर दिया गया था उसको बढ़ाने का मुतालबा है, बिजली के नरखों में भी इजाफा है, फिर इंडस्ट्री को जो एमनेस्टी दी गई थी वो तो फौरी तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन साबिका हुकूमत ने यह बताया था कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो IMF को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं, IMF को एतमाद में लेकर किया गया है। तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि
जो हुकूमत छोड़कर गई है वो IMF को ऑन बोर्ड लेकर या एतमाद में लेकर नहीं करके गई? जी, मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वाकई ऑन बोर्ड होता तो बातचीत मुकम्मल हो जाती। साथ में रिव्यू की वो पेंडिंग रही है और वाज़ेह तौर पर IMF ने कहा है कि जो बातचीत है साथ में रिव्यू के बारे में वो हम नई हुकूमत के साथ करेंगे, लिहाजा वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी। और डॉक्टर साहब, बजट से पहले पहले अगर $1 बिलियन की ये किस्त जारी नहीं होती तो फिर ये हुकूमत कितनी मुश्किल में आ जाएगी? देखिए, पिछले 3-4 दिन से जो रुपए की गिरावट है, तकरीबन 7 रुपए गिरावट हो चुकी है और तकरीबन उसी लेवल पे आ गया है जो पहले था। दूसरी तरफ मार्केट जो है उसमें हर रोज 200 से 300 पॉइंट की कमी होना शुरू हो गई है। तो यानी कि कॉन्फिडेंस का जो लेवल है इस वक्त मार्केट में कम होता चला गया है और ख़तरा ये मौजूद है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे अगर IMF के साथ कोई वाज़े तौर पर अच्छी बात नहीं होती है तो खतरा यह है कि और गिरावट आप देखेंगे मार्केट। तो डॉक्टर साहब, इस हुकूमत के लिए तो ये दो धारी तलवार है। अगर ये मईशत को बेहतर करने लगेंगे तो सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा और अगर सियासत को बेहतर करने लगेंगे तो फिर माशी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जैसे आपने फरमाया कि अगर इलेक्शन मोड में जाना है तो फिर तो यकीनन माशी नुकसान बर्दाश्त करेगी इस वक्त हुकूमत, लेकिन सियासी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब्सिडीज या रिलीफ पैकेजेस जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर रहे हैं ये पब्लिकली अनाउंस किए जाएंगे और सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ माशी तौर पर किन नुकसान का सामना करना पड़ेगा हमें? मेरा अंदाजा यह है कि अगर जो इस वक्त की हुकूमत है और माशाल्लाह 11-12 पार्टीज मौजूद हैं तो एक तरह से कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। मुल्क के हालात बेहतर करना नंबर 1 तरजीह होनी चाहिए। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर बजट को ज़रा जल्दी ले आए मई के दूसरे हफ्ते में और उसमें मुनासिब किस्म के रिफॉर्म्स ले आए, बहुत से ऐसे जिसमें IMF के साथ अग्रीमेंट हो जाएगा और 7वां और 8वां रिव्यू को मिला लें और कोशिश करें कि एक बैलेंस्ड पैकेज ले आए जिसमें इनकम टैक्सेशन के निज़ाम में बहुत बेहतरी और फिर कुछ आप रिलीफ को जो आपने दिया है उसको इंटैक्ट रखने की फिर जस्टिफिकेशन पैदा होती है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि मुनासिब होगी, माशी हालात में बेहतरी आएगी। और मेरा अंदाज़ा यह है कि जो परसेप्शन होगा कि यह हुकूमत बाकी मुल्क को आगे ले जाना चाहती है और हो सकता है कि इसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में परसेप्शन कुछ बेहतर हो, खराब होने के बजाय। डॉक्टर साहब, आपके एनालिसिस से तो लास्टली मुझे ये लग रहा है कि आपको 7th रिव्यू के कामयाबी के इम्कानात बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि 7th और 8th रिव्यू को क्लब कर लेना चाहिए और बजट पहले आ जाए। तो लग ये रहा है कि 7वें रिव्यू में कोई कामयाबी नसीब नहीं होगी, IMF राजी नहीं होगा $1 बिलियन की ट्रांच देने में बजट से पहले पहले। दरअसल बात यह है कि ये जो सख्त शराइत IMF ने रखी है, देखिए इसकी एक और वजह यह है कि माशी हालात पाकिस्तान के काफी खराब हो चुके हैं। आप रिजर्व्स जो हैं, आज की खबर जो आई है, रिजर्व्स उसी लेवल पे हैं, तकरीबन $11 अरब से कुछ कम। मगर आपके नेट रिजर्व्स जो हैं, जब आप लायबिलिटीज निकाल लेते हैं जो आपके मुख्तलिफ मुल्कों के डिपॉजिट्स, स्वैप फंड्स वगैरह और IMF लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आपके नेट रिजर्व्स जो हैं वो मनफी $8 अरब हो जाते हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ। IMF को खुद परेशानी इस बात की होगी कि हमारे जो $7.5 अरब हैं वो हमें वापस वक्त पे मिलना चाहिए। तो सख्ती की वजह ये सिर्फ नहीं है कि रिलीफ पैकेज नामुनासिब दिया गया, सख्ती की वजह यह है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात आहिस्ता आहिस्ता एक बुरी तरफ जा रहे हैं। अब मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता हम कहीं श्रीलंका के रास्ते पे ना चल पड़े। डॉक्टर साहब, ये मेरे मुंह की बात आपने छीन लिया। मेरा अगला सवाल भी यही होता है कि जो श्रीलंका की इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच है, जो सिचुएशन वहां चल रही है, ये बहुत बार बात हो चुकी है कंपैरिजन करते हुए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके एनालिसिस से तो यही लग रहा है अल्टीमेटली जो हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कि अल्टीमेटली हम उसी तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो है मुनासिब इक़दाम नहीं लेती है
तो ऐसा होने का खतरा मौजूद है। अब आप देखिए, श्रीलंका में पिछले 3 हफ्ते में रोजाना तकरीबन 8 रुपए गिरावट आती रही उनके रुपये में। हमारे यहाँ अब वो 2 रुपए तक पहुंच गया है रोजाना। और दूसरी तरफ क्या बताऊं आपको, जो सवरिन बॉन्ड की यील्ड है, जो रिस्क रिफ्लेक्ट करता है, वो रिटर्न जो देना पड़ रहा है श्रीलंका को, वो आपको हैरत होगी, 30%। अल्लाह के फजल से अभी भी पाकिस्तान का अगरचे बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, 12.5% के लगभग है, मगर अगर कुछ नहीं होता है, अगले कुछ हफ्तों में सख्त तरक्की की तरफ इशारा नहीं मिलता है, तो मुझे वाकई अफसोस से कहना पड़ता है कि खतरा मौजूद है कि मार्केट्स में हालात और ख़राब हो जाएंगे। और अगर रुपए की गिरावट में तेज़ी आई तो श्रीलंका की तरह अफरात-ए-ज़र 20% तक भी पहुंच सकता है। खुदा ना खास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लंदन में सजने वाली सियासी बैठक का भी जिक्र करेंगे और पंजाब की जो सियासत है उस पर भी कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। लंदन में बड़ी सियासी बैठक हो चुकी है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की और ये मुलाकात स्टैनहोप में साबिक वजीर आजम के साहबजादे के दफ्तर में हुई है, जहां पर बिलावल भुट्टो के हमरा सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। और बड़ी अहमियत की हामिल ये मुलाकात बताई जा रही है जिसमें बिलावल साहब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला पंजाब मिलने पर मुबारकबाद दी गई है और आइंदा आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो इत्तेहाद और इत्तफाक़ के साथ चलाने पर भी बातचीत हुई है। इसमें ज़रा ये बताते हैं कि कुछ कंडीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो साहब जिन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ नहीं लिया था बतौर फॉरेन मिनिस्टर और वो रवाना हो गए थे लंदन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए, क्योंकि इससे पहले कुछ डेडलॉक था नून और पीपल्स पार्टी के माबैन। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगले इलेक्शंस के अंदर किस तरह से चलना है इस पर मामला तय किए जाएं, कोई इलेक्टोरल अलाइंस हो। ख़ास तौर पे पंजाब पर भी नज़र है कि पंजाब में एक शेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर आज वज़ारत उज़्मा के ऊपर या वज़ारत आला पंजाब पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है। क्योंकि आज बिलावल ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी खान साहब की हुकूमत को घर भेजने पर, बल्कि ये कॉन्स्पिरेसी वो थी जो जमहूरी तरीके से असल में ये चेंज आई है और ये सारा प्लान बिलावल हाउस में तैयार हुआ था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा खासा रोल है और दिस इज़ द राइट टाइम कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर मामलात को तय किया जाए। और ये मामलात होंगे नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर कि नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या कि कोई इलेक्टोरल अलाइंस बन सकता है, कोई इत्तेहाद बन सकता है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ शेयर मिल सकता है पंजाब के अंदर। इस पर शहबाज शरीफ साहब से जब बात हुई तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, यूँ कहिए कि सुर्ख झंडी दिखा दी और उन्होंने कहा कि ये बातें नवाज शरीफ साहब जो पार्टी कायद हैं वो ही तय कर सकते हैं। तो ये अब हतमी मराहिल में यकीनन ये मामलात वहाँ पर तय हो रहे हैं कि किस तरह से चलना है। ये कंसेंसस डेवलप होगा जिसके बाद पीपल्स पार्टी का ये वक्त वापस आएगा और हो सकता है कि फिर बिलावल साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर अपने ओहदे का हल्फ भी ले लें। दूसरी जानिब पंजाब है जहाँ पर आईनी बहरान अभी थमने, गवर्नर पंजाब की जानिब से नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने के बायस सूबे में आईनी बहरान बदस्तूर बरकरार है। जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब के सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के दौरान आईनी तकाजे पूरे ना होने के बयान ने कई कानूनी सवालात को जन्म दिया है। पंजाब की सियासी सूरत हाल के बायस आईनी और कानूनी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और मौजूदा आईनी बहरान के दौरान पैदा होने वाला खला कौन पुर कर सकता है। इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए अब मामला अदालत में जा पहुंचा है। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा मंजूरी का इकदाम और नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरारी में ताख़ीर की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। उस्मान बुज़दार के मामले पर दरखास्त में इस्तदा की गई कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए और उन्हें ओहदे पर बहाल किया जाए। दरखास्त में कहा गया कि साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गैर कानूनी तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया। दरखास्त में यह भी कहा गया कि हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब काम से रोकने के अहकाम जारी किए जाए और उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल इस पर समाअत करेंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की वसातत से हमजा शहबाज शरीफ ने भी दरखास्त दायर कर दी है। हमजा शहबाज की जानिब से दायर दरखास्त में गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाते हुए कहा गया है कि 16 अप्रैल को 197 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हो चुका हूँ। कानून के मुताबिक गवर्नर को वज़ीर आला का हल्फ लेना था लेकिन वो
नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हेल्प नहीं ले रहे हैं। गवर्नर पंजाब तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन और साबिक ओहदेदार हैं। गवर्नर पंजाब सूबे में आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान बुज़दार की बहाली के लिए अदालत से रुजू कर रही है कि पीटीआई इस वक्त क्यों खामोश है और हमजा शहबाज मामले पर अदालत गए हैं। अब अदालत इस पर फैसला देगी और तभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पंजाब के अंदर ये थम सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। आप तरह ख्याल। अल्लाह।